नमस्कार, मैं पूजा सोलंकी और आप देख रहे हैं पहचान फरीदाबाद। शाम के 5 बज चुके हैं और समय हो गया है हमारे अपने लाइव शो चलो बात करेगा। आज हमारे साथ एक ऐसी महिला मौजूद हैं जिनका नाम अलीशा धनंजय है और जो बच्चों को करियर काउंसिल करती हैं और साथ ही बच्चों को अब्रॉड भेजने का कार्य करती हैं। स्वागत है मैम आपका हमारे लाइव शो चलो बात करें में। तो सबसे पहले आप हमें अपनी कंपनी के बारे में बताएं। मेरा नाम अलीशा धंजल है और मेरी कंपनी एजे कॉर्पोरेट सर्विसेज जिसमें हम एडमिशन्स का काम करते हैं और एडमिशन वर्ल्ड के नाम से जाने जाते हैं। और हमारी कंपनी 2 वर्टिकल्स में काम करती है। एक, वी प्रोवाइड करियर काउंसलिंग टू द स्टूडेंट्स एंड द सेकंड वर्टिकल इज दैट वी सेंड स्टूडेंट्स आउट ऑफ इंडिया स्टडी देन अब्रॉड। So we are into this field from last 7-8 years, and we have sent almost around 400 students so far out of India, and we are associated with more than 50 schools for career counseling in Faridabad. तो मैम आप हमें बताएं कि करियर काउंसलिंग एग्जैक्टली है क्या और इससे बच्चों को इसकी क्यों जरूरत पड़ती है? Career counseling is a process that helps you to know and understand yourself first and then the world of work in order to make career, educational and life decisions. So career counseling बहुत important है। आपने ना कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, या मैं ना अपनी जॉब से परेशान हूँ, मुझे मजा नहीं आता है। कभी कोई कहता है कि मुझे ना ये बनना था, मैं गिटारिस्ट बनना चाहता था लेकिन मुझे इंजीनियरिंग में भेज दिया। आप सबने 3 इडियट्स मूवी देखी है, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल। क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी है ना, इट वर्क्स इन अ वे दैट वी गेट इन्फ्लुएंस। हम इन्फ्लुएंशियल वे में अपनी चीजें डिसाइड करते हैं। सो हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अपने कजन्स से, हमारे पेरेंट्स इन्फ्लुएंस हो जाते हैं हमारे फैमिली फ्रेंड्स से। सो we do not decide our career on the basis of our personality or interest. Most of the time our career is decided on the basis of the surroundings, successful surroundings. So career counseling is very important because हम किसी दूसरे जैसे नहीं हैं, हम हमारे जैसे हैं और हमारी पर्सनालिटी किस करियर के लिए बेस्ट बनी है वो चीज समझने के लिए करियर काउंसलिंग इज इम्पोर्टेंट। अगर हमें मैं आपको एग्जांपल दूं, सपोज एक पर्सन है जो कि बहुत ही इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी है, उसे बाहर जाना नहीं पसंद, वो सिर्फ बुक्स में पढ़ना और लोगों से बहुत कम बात करना प्रेफर करता है और उसे वो सोशल नहीं है, बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे आना पसंद नहीं है, ज्यादा लोगों के साथ सोशलाइज करना पसंद नहीं है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट को बोलो कि वो MBA करे जाके और बिजनेस डेवलपमेंट में जाए और लोगों के साथ मिलना जुलना करे, ट्रैवल करे, आपने उसको पढ़ाई तो करा दी MBA वाली बिकॉज आपके कजन ने MBA किया था या आपकी फैमिली में किसी ने मार्केटिंग की या सेल्स की जॉब करी थी, डेवलपमेंट की करी थी एंड ही इज अर्निंग 6-7 फिगर्स। सो इस वजह से आपने एक बच्चे को एक ऐसे प्रोफेशन में डाल दिया जिसके लिए वो बना ही नहीं है। सो डू यू थिंक वो अच्छा परफॉर्म भी कर पाएगा? आपको जब वो बाहर जाना शुरू करेगा तो वो लोगों के साथ मिक्सअप ही नहीं हो पाएगा, उनके साथ सोशलाइज ही नहीं कर पाएगा। सो वो अपनी जॉब को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जब वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा देन दैट पर्सन विल बिकम एन अनहैप्पी पर्सन बिकॉज you can only succeed when you do something that you love, that you like. And if you don't love it, you don't like it, then yes, you will do it, yes, you will survive, but you would not succeed. So right. Career counseling is very important because अगर आप 8th या 9th क्लास में हैं और 8th-9th क्लास में सको आप अपना पर्सनालिटी टेस्ट और आप जानते हैं कि आप किस तरीके की पर्सनालिटी है, अगर आप उस स्टेज पे डिसाइड करें कि हाँ आगे जाके मैं ऐसा कुछ बनना चाहता हूँ, तो आपको समझ आएगा कि ओके दिस इज व्हाट आई एम एंड दिस इज हाउ आई नीड टू डू द थिंग्स टू रीच वेयर आई वांट टू बी। सो करियर काउंसलिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट। राइट। तो मैम ये तो आपने बताया कि करियर काउंसलिंग किस तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक बच्चे के लिए। तो हमारे साथ हमारी ऑडियंस भी जुड़ चुकी है, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि हमारे साथ अलीशा धनंजय मौजूद हैं।
जो कि एक करियर काउंसलर हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत है या आपको आपके एडमिशन में दिक्कत है, तो आप इनसे हमारे लाइव शो में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैम आप मेरा नाम गलत ले रही हैं। मेरा नाम है अलीशा धनजल, धनंजय नहीं, धनजल। सॉरी, अलीशा धनंजन, धनजल। धनजल। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि मैम, कोविड के दौरान जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 चल रहा है और बच्चों को काफ़ी दिक्कत हो रही है और 12th के एग्ज़ाम्स भी हो चुके हैं और रिज़ल्ट भी आ चुके हैं। तो इस दौरान सबसे ज़्यादा दुविधा होती है बच्चों को कि किस करियर को चूज़ करें, कहाँ जाएँ, किस तरफ जाएँ और अब्रॉड जाने के लिए क्या-क्या प्रोसीजर होता है। तो उसके लिए आप बच्चों को किस तरीके से गाइड करेंगे? देखिए, अगर हम अब्रॉड जाने की बात करें तो यस, आप अभी जा नहीं सकते, लेकिन एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। फ्रांस और बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने बच्चों के लिए स्पेशल फ्लाइट्स भी स्टार्ट कर दी हैं, ताकि वो अब अपनी कंट्री में वापस आके और अपनी पढ़ाई शुरू कर सकें। जो न्यू सेशन स्टार्ट होगा जिन बच्चों का, तो एडमिशन्स अभी स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन बच्चे, अगर हम ये बात करें कि वहां जाएंगे कब उस कंट्री में, तो वो जनवरी से पहले, अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है कि जनवरी से पहले वो बच्चों को वहां आने के लिए कहेंगे। लेकिन बच्चों की क्लासेस सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी, सितंबर अक्टूबर से, जो कि जनरली एक सेशन में होता है, नॉर्मल सेशन में, but they will have online classes like the whole world is doing at the moment. So everyone will have online classes. Admissions सारी यूनिवर्सिटीज में मोस्टली ओपन हो गए हैं, प्रोसीजर्स आर गोइंग ऑन। यूके यूनिवर्सिटीज, कैनेडियन यूनिवर्सिटीज, जितनी भी CIS कंट्री यूनिवर्सिटीज हैं मेडिकल के लिए, विच इज वेटिंग फॉर द नीट एग्जाम। So once the NEET exam result is out, then the admissions will start. तो मैम नेक्स्ट, जैसे कि कुछ एग्जाम्स होते हैं अब्रॉड जाने के लिए, आइल्स, टॉफिल, तो कोविड-19 के दौरान बच्चे किस तरीके से इन एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, या फिर आप करियर काउंसलिंग के साथ-साथ उन एग्जाम्स की भी बच्चों को तैयारी कराते हैं? मैं तैयारी नहीं कराती हूँ, लेकिन हाँ, यहाँ आजकल सारे कोर्सेज जो, आपका नाम क्या है, आप एक बार प्लीज बताएंगे? पूजा सोलंकी। पूजा ऑनलाइन, आजकल हर चीज के ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, एवरीथिंग। द स्कूल्स आर रनिंग ऑन ऑनलाइन क्लासेस, सो व्हाट एल्स वुड नॉट। तो सारे कोचिंग सेंटर्स एंड आइल्स स्पेशली एक ऐसा कोर्स है जो कि बहुत सारी एप्स भी प्रोवाइड करती हैं, सो यू डोंट रियली नीड टू हैव अ वन टू वन टीचर टू टीच यू। सो दैट्स ओके। इसमें कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है कोविड की वजह से, बहुत अच्छे से क्लासेस चल रही हैं और बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं उन क्लासेस को, और ऑनलाइन सक्सेसफुली उसे कंप्लीट कर रहे हैं। तो जैसा कि मैम ने बताया कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और कोविड के दौरान भी क्लासेस में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है और प्रॉपरली क्लासेस हो रही हैं और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। तो मैम अगला, जैसे कि हम अब्रॉड जाते हैं या फिर किसी का भी बच्चा किसी अदर स्टेट जाता है, कंट्री जाता है, तो पेरेंट्स और बच्चों के मन में ये दुविधा होती है कि हमारा बच्चा दूसरी कंट्री जा रहा है, किस प्रकार से वहाँ पर रहेगा, उसका रहना, उसका खाना पीना। तो उसके लिए आप किस तरीके से पेरेंट्स और बच्चों को गाइड करते हैं? मैम, अगर हम बात करें एक नई कंट्री में जाने के डर को लेके, तो ये डर डेफिनेटली पेरेंट्स के मन में बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली इंडियन पेरेंट्स, बिकॉज इंडियन पेरेंट्स आर मोर प्रोटेक्टिव फॉर देयर चिल्ड्रन देन एनी अदर पेरेंट्स इन द वर्ल्ड। सो और दूसरी बात, जब बच्चा वहां जाता है तो आप मानेंगे नहीं कि जो बच्चा अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ रह के इंडिविजुअली डेवलप नहीं हो पाता, जितना कि वो बाहर जाके डेवलप होता है, बिकॉज वो इंडिपेंडेंट होता है, वो एक न्यू कल्चर में होता है, उसके ऊपर उस जिम्मेदारी होती है कि मुझे इतने बजे ना सुबह उठना ही है और खुद ही उठना है, आपकी मम्मा नहीं आएंगी आपको उठाने के लिए। तो वो बच्चा रिस्पॉन्सिबल बनता है, उसे पता है कि मुझे सुबह 7 बजे उठना है, 8 बजे तक ब्रेकफास्ट करके निकलना है, बिकॉज 8:30 बजे मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सो अ स्टूडेंट बिकम रिस्पॉन्सिबल, and one thing that he learns when he goes out is a new culture, a new way of life. So when you accept a new way of life, you become a better person, because one thing is that you are doing something when you're living here, so you're used to that kind of a life. But when you go to a new country and you learn the new culture, you learn new mannerism, you learn new ways of life,
then you become definitely a better person because you are accepting the new things and you are turning yourself into a better individual. मैम ऑडियंस की तरफ से एक क्वेश्चन आ रहा है कि जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है वो किस प्रकार से करियर काउंसलिंग ले सकते हैं और किस तरीके से अब्रॉड जाने की तैयारी कर सकते हैं? आपको एंड्रॉइड फ़ोन की बिल्कुल इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि पूजा, if you could share my number with these students in the comment section, so they can just call me and आपको एक ज़रूर टेस्ट देना होगा, जिसके लिए आप ऑनलाइन अगर आप नहीं आ सकते, नो प्रॉब्लम, अगर आप हमारे को विजिट कर सकते हैं, तो हम विजिट करके हम आपको पेपर प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें आप फिल कर सकते हो, या आप जब यहाँ आएंगे तो डेफिनेटली आप उस टेस्ट को दे सकते हैं। और करियर काउंसलिंग के लिए आपको एंड्रॉइड फोन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, क्या चीजें आपको समझनी है, कितना आपने स्कोर किया, या वो यूनिवर्सिटी कैसी है, सो उसके लिए यू कैन कॉल मी एंड आई विल शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन विद यू ऑन द कॉल, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मैम हमारा एक और क्वेश्चन ऑडियंस की तरफ से आ रहा है, हाउ डज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करियर मैपिंग वर्क? See, career mapping, okay, yeah. See, career mapping is very important. और how does it work? I'll tell you. हम जब बच्चे का पर्सनालिटी एनालिसिस करते हैं, अब पर्सनालिटी एनालिसिस होता है on the basis of a psychometric test. So this psychometric test is basically designed by the world's best psychologists and academics. So जब ये अकेडमिशियंस और साइकोलॉजिस्ट इकट्ठे मिलके बैठे और उन्होंने ये एग्जाम और ये जो टेस्ट है इसे डेवलप किया, इस टेस्ट के बेसिस पर बच्चे का एनालिसिस जो होता है उससे एक रिपोर्ट जनरेट होती है। सो दिस रिपोर्ट इज अ रिपोर्ट इन विच बच्चे की पर्सनालिटी कैसी है, बच्चे के इंटरेस्ट क्या क्या है, उसकी स्किल्स कैसी हैं, उसका लर्निंग स्टाइल क्या है। सो ये जब सारी चीजें रेडी होती हैं तो उसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि बच्चा किस करियर के लिए सुटेबल है। उसकी पर्सनालिटी को करियर की पर्सनालिटी के साथ मैप किया जाता है और मैप करने के बाद में हम उसे बताते हैं कि ये एक तरीका है जिससे कि वो उस करियर के लिए अपने आप को रेडी कर सकता है। अलीशा जी, एक और क्वेश्चन हमारा ऑडियंस की तरफ से आ रहा है, जस्सी सिंगर की तरफ से ये क्वेश्चन है, व्हाई यू आर सपोर्टिंग फॉर अब्रॉड एजुकेशन? क्या इंडिया में एजुकेशन अच्छी नहीं है? वंडरफुल क्वेश्चन जस्सी, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। अगर आप ये नहीं पूछते तो शायद मुझे इतनी अच्छी बात बताने का मौका ही नहीं मिलता। पूजा, हमारे यहाँ इंडिया में ना ऑलमोस्ट 444 और 450 कॉलेजेस हैं एमबीबीएस के, जिसमें से हमारे पास जो सीट्स आती हैं 30,000 गवर्नमेंट सीट्स हैं अप्रोक्सीमेट, आई एम टॉकिंग अबाउट द अप्रोक्सीमेट नंबर्स, और 70,000 प्राइवेट सीट्स हैं। Okay. अब इन फिगर्स को एक बार थोड़ा सा साइड में करके दूसरे फिगर्स पे जाते हैं। हर साल 12 लाख से 13 लाख बच्चे ना नीट के एग्जाम के लिए बैठते हैं, जिसमें से ऑन एन एवरेज 6 लाख to 7 लाख स्टूडेंट्स जो हैं इस नीट के एग्जाम को क्लियर करते हैं। नीट का एग्जाम कौन देता है? जो एमबीबीएस करना चाहता है, राइट? अदरवाइज वो नीट का एग्जाम देगा क्यों? अब कितने बच्चों ने क्लियर किया नीट का एग्जाम? 6.5 लाख बच्चे ने। और हमारे इंडिया में डॉक्टर बनने के लिए सीट्स कितनी है? 1 लाख। तो 5.5 लाख बच्चा जिसने पेपर दिया और उसका ये सपना था कि वो डॉक्टर बनना चाहता है, पर क्योंकि हमारे इंडिया में 1 लाख सीट्स नहीं है, तो क्या वो अपने डॉक्टर बनने के सपने को मार दे? क्योंकि इंडिया में कॉलेजेस के पास सीट्स नहीं है, तो क्या करेगा वो इंडिया के बाहर जाएगा पढ़ने के लिए। सो जस्सी, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि इंडिया में पढ़ाई अच्छी नहीं है। इंडिया में पढ़ाई बहुत अच्छी है, पर हर एक देश में ना कुछ लिमिटेड सीट्स हैं, तो वो सारे बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके पास अगर वो सीट्स नहीं है, तो अगर वो दूसरी कंट्री में वो सीट अवेलेबल है तो वो बच्चा वहां जाके पढ़ सकता है। तो आपका आंसर हमें मिल गया है और उम्मीद करते हैं कि जस्सी को भी आपका आंसर समझ आ गया होगा। तो मैम, जैसे कि आपने बात करी एमबीबीएस की, तो हम पूछना चाहेंगे कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि अब्रॉड से एमबीबीएस करना शायद इतनी वैल्यू नहीं होगी उसकी, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है पूजा कि एमबीबीएस
जो बच्चे बाहर से एमबीबीएस पढ़ के आते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर आप एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि हमारे एमबीबीएस सिस्टम को रन करता है, अगर आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक कॉलम है, ओवरसीज कॉलेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय एमसीआई। सो उसके अंदर हर एक अलग अलग कंट्री के उन कॉलेजेस के लिस्ट के नाम है, उन कॉलेजेस की लिस्ट है जो कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड है। और उन्हीं यूनिवर्सिटीज को WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिकॉग्नाइज किया गया है। So most of the people who are working for recruiting the students for MBBS in abroad, I understand, work for only those universities which are recognized by MCI and WHO. अब जब MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, खुद ने ही उस यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज किया है कि मेरा इंडिया का बच्चा वहां जाके MBBS पढ़ सकता है, तो वो उसको रिकॉग्नाइज आने के बाद क्यों नहीं करेगा? ऑब्वियस सी बात है कि जब इंडिया से ही वो रिकॉग्नाइज होके जा रहा है कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने से एमसीआई को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो डेफिनेटली उन बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आती। मैं आपको इसके अंदर थोड़ा सा और एड ऑन करूंगी। एक्चुअली जो मेन डर होता है ना बच्चे का, वो होता है एग्जाम से। और वो एग्जाम हुआ करता था पिछले साल से पहले, FMGE, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम, जो कि एक एंट्रेंस एग्जाम था जो बच्चा देता है इंडिया में आने के बाद, बाहर से पढ़ के आने के बाद। सो वो डेफिनेटली एक टफ एग्जाम था और बच्चे उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी इजीली क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से बच्चों को डर लगता है कि बाहर जाएंगे तो वो एग्जाम देना पड़ेगा। बट आई वुड लाइक टू शेयर, इफ एनीवन हु वांट्स टू गेट इनटू MBBS इज लिसनिंग टू दिस वीडियो ऑफ आवर्स, पिछले साल से NEXT लागू हो गया है, सो नेशनल एग्जिट टेस्ट। सो NEXT टेस्ट जो है, नेक्स्ट जो है, वो बाहर से जो बच्चा पढ़ के आएगा MBBS करके आएगा वो, और जो इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस का बच्चा है वो, सो वो दोनों उस एग्जाम को देंगे बिफोर दे स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। मैम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑडियंस की तरफ से है, बाहर जाने के लिए जो एग्जाम्स देने पड़ते हैं, क्या वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, या फिर किस किस प्रकार की परेशानियां हमें उसके लिए फेस करनी पड़ती है? कुछ बच्चों के मन में दुविधा होती है कि किस तरीके से हम उन एग्जाम्स को देंगे, तो उसके लिए आपकी क्या राय है? देखो पूजा, एग्जाम तो एग्जाम ही होता है, चाहे वो कैसा भी हो। अब कहने को तो कैट भी डिफिकल्ट होता है, कहने को नीट भी डिफिकल्ट होता है, कहने को हम जो इंजीनियरिंग के लिए JEE की कोशिश करते हैं वो भी डिफिकल्ट होता है। सो एग्जाम्स डिफिकल्ट नहीं होते हैं, एग्जाम्स की जब प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती तो वो डिफिकल्ट हो जाते हैं। अगर वो तो अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो एग्जाम डिफिकल्ट नहीं होता है। हाँ, हर एक एग्जाम की एक प्रिपरेशन का एक टाइम होता है कि अगर आप एग्जाम से 5 दिन पहले उसको प्रिपेयर करना शुरू करोगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। सो इट इज सजेस्टेड कि आप पता करें कि आपका वो एग्जाम कौन सी डेट पर होगा, और उस टाइम से कितना पहले आपको उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए, सो दैट आप उस एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर सकें। अलीशा जी, जैसे कि अभी 2 दिन पहले एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस हुई है, तो आप हमें उसके बारे में बताएं। वो थोड़ी चेंज हो गई है, तो आपका क्या राय है? क्या वो एजुकेशन पॉलिसी सही है, या फिर कुछ और भी होना चाहिए था? Education policy, Pooja, actually, it's such a big policy that you cannot analyze the policy in just one day. And I also need time to actually understand exactly what all is there in that policy. लेकिन जो main highlights हैं उस policy की, और कुछ चीजें जो मुझे समझ आई, उसमें से एक जो best चीज मुझे लगी, that is the graduation system that they have changed. अगर कोई फर्स्ट ईयर में ग्रेजुएशन करके सपोज एग्जिट ले लेता है, so that student will also get a certificate. If a student has completed 2 years of the graduation and then decides to get out of the graduation, or is not able to complete the graduation for any reasons, that person gets a diploma certificate. And जब वो 3 years और 4 years की जो डिग्री है वो पूरी कंप्लीट कर लेता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलता है। सो अब अगर कोई बच्चा सपोज किसी भी वजह से नहीं कर पाता अपनी ग्रेजुएशन को पूरा, और बीच में उसको एक गैप ईयर देना पड़ जाता है, तो उसकी ग्रेजुएशन में कोई नेगेटिव पॉइंट्स ऐड ऑन नहीं होते। अगर वो उसे सेकेंड ईयर में ही छोड़ता है, देन ऑल्सो दैट पर्सन विल गेट अ सर्टिफिकेट।
Then there is another thing that I really liked about it was कि आपको अब migration will not be a problem. अगर आप सपोज दिल्ली में हैं और आपने 2 इयर्स की पढ़ाई कर ली है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और आप 2 साल के बाद आपके फादर की ट्रांसफर हो जाती है फॉर एग्जांपल मिजोरम में, अब आपको यहाँ इस यूनिवर्सिटी से निकल के दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना है, सो देयर विल बी नो प्रॉब्लम बिकॉज आपके जो अब हर ईयर के पॉइंट्स मिलेंगे, और वो पॉइंट्स आपके आप उस दूसरी यूनिवर्सिटी में सबमिट करोगे और बताओगे, एंड देन यू विल गेट द एडमिशन इन जस्ट द नेक्स्ट लेवल जिसके लिए आप एलिजिबल थे उस पुरानी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए. सो देयर आर लॉट ऑफ वंडरफुल थिंग्स दैट दे हैव इंट्रोड्यूस्ड इन द पॉलिसी. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. I think I need another couple of days to actually understand each and every point of the policy. So even I am in the learning process. मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑडियंस की तरफ से है, अनुज शर्मा के द्वारा पूछा गया है ये क्वेश्चन. अगर मैं बाहर स्टडी करने के लिए जाता हूँ तो क्या मेरी होम कंट्री का इंश्योरेंस बाहर भी कवर होगा? नहीं अनुज, यस आई अंडरस्टैंड. जब आप बाहर जाते हो अनुज तो आपका मेडिकल इंश्योरेंस उस कंपनी में होता है, उस कंट्री का जो मेडिकल इंश्योरेंस होता है वो होता है. सो आपका जो यहाँ वाला इंश्योरेंस है वो उस जगह के लिए स्टैग होके जब आप जिस कंट्री में गए हो उस कंट्री का मेडिकल इंश्योरेंस आपके लिए वैलिड हो जाता है. मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपने बताया एमबीबीएस के लिए कि एमबीबीएस अगर कोई बंदा बाहर से करता है तो इंडिया आने के बाद उसकी उतनी ही इम्पोर्टेंस होगी, और आपने कई सारी चीजें उसमें एक्सप्लेन करी. तो और कौन कौन से ऐसे फील्ड हैं जिन्हें हम फॉरेन जाके कर सकते हैं और इंडिया में आने के बाद उसकी उतनी वैल्यू या फिर उससे ज्यादा वैल्यू होगी? कुछ ज्यादा और कम वैल्यू ना किसी चीज की भी नहीं होती. वैल्यू डिग्री की नहीं होती, वैल्यू आपकी नॉलेज की होती है. आप उस काम को कितने अच्छे से कर रहे हो. सपोज मैं ये बोलूं कि मैंने एक, अब आप देखो ना एक ही स्कूल से अब छोटे छोटे ये जो बच्चे एक कार साफ करने वाले का बच्चा 96% लेकर आया है, एक न्यूज़पेपर बांटने वाले का बच्चा 98% लेकर आया है. तो ये और वही 98 वही एक बीपीएस और बड़े बड़े स्कूल्स हैं जो उनके स्कूल्स में या कोई ऐसा बच्चा होता है जो शायद सिर्फ 45 या 48% लेकर आया होगा. तो बच्चे की स्किल्स मैटर करती हैं, बच्चे की नॉलेज मैटर करती है. कॉलेज यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करता है. मैटर ये करता है कि जब आप पढ़ के आ रहे हो तो जो उस कॉलेज में आपने पढ़ा वो आपने कैसा पढ़ा. अगर आप बाहर जाने की बात करते हो तो इंजीनियरिंग और मास्टर्स, बहुत सारे लोग इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए बाहर जाते हैं तो टू गेट अ बेटर आइडिया अबाउट द वर्ल्ड स्ट्रक्चर. सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर ये कोर्स करना है तो आप बाहर जाके करके आओगे तभी ज्यादा वैल्यू होगी. आपकी अपनी नॉलेज कितनी अच्छी है ना वो मैटर करता है. आपने कितना ज्यादा एफर्ट किया उस चीज को समझने के लिए, उस चीज के अंदर उन प्रैक्टिसेस को करने के लिए, ये ज्यादा मैटर करता है. ये मैटर इतना नहीं करता. हाँ अगर आप आईआईटी से इंजीनियरिंग करके आए हो ठीक है तो हाँ आपका स्टार्टिंग पैकेज अच्छा हो जाएगा. लेकिन अगर आप आईआईटी से इंजीनियरिंग करके आने के बाद अपनी स्किल्स को अपग्रेड नहीं करते हो, अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हो, तो वो जो एक सिटी के एक लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज से किया हुआ बच्चा एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहा है, एक्स्ट्रा इनोवेशन डाल रहा है अपने काम में, उसकी स्किल्स ज्यादा अच्छी हैं, तो डेफिनेटली जो कंपनी में प्रमोशन होगा वो उसका होगा जिसकी हार्डवर्क और स्किल्स दिख रही होंगी. सो यस, अच्छे कॉलेज में जाना बिल्कुल अच्छी बात है. मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आईआईटी में जाना नहीं चाहिए, बिल्कुल आप आईआईटी में जाओ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज योर नॉलेज that you carry with yourself, not the degree of the college that you are which college is giving you the degree. It will help you in a initial stage but not forever. अलीशा जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि आपकी नॉलेज, आपके स्किल मैटर करते हैं अगर आपको किसी भी चीज में अपना करियर बनाना है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हनुमन की तरफ से है, व्हाट शुड बी द अर्ली एज फॉर करियर काउंसलिंग? हनुमन, एक जो राइट एज करियर काउंसलिंग की होती है ना वो होती है 9th क्लास और 10th क्लास. दैट इज द बेस्ट टाइम बिकॉज 9th 10th में आप अपने 9th 10th के बाद आप अपनी स्ट्रीम चूज करते हो.
वैसे अब तो न्यू स्ट्रक्चर के हिसाब से यू विल गेट अ चांस टू चूज डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स. सो अब तो ये वाला जो आंसर है वो शायद इनवैलिड हो जाए अब न्यू पॉलिसी के बाद में. बट अभी तक ये था कि 9th क्लास, 8th 9th 10th इज द बेस्ट टाइम, बिकॉज दैट इज द टाइम व्हेन यू एक्चुअली डिसाइड व्हाट यू वांट टू बिकम. बिकॉज अगर आप सीए बनना चाहते हो और अगर आपने 11th में साइंस ले लिया और मे बी आपकी जो स्किल्स हैं वो सीए के लिए बेस्ट थी और आपने 11th में साइंस ले लिया, तो आप सीए कैसे बनोगे? या आप शायद बायोटेक्नोलॉजी के लिए बेस्ट थे, आपकी जो स्किल्स थी वो एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट या माइक्रोबायोलॉजिस्ट वाली थी, और आपने कॉमर्स ले लिया और आप कॉमर्स विद मैथ्स में चले गए या आर्ट्स में चले गए, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है. बिकॉज कॉलेज की कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं कि ये सब्जेक्ट्स आपके पास 11th 12th में होने चाहिए थे, तभी आपको इस चीज में एडमिशन मिलेगा. सो क्या होता है कि जब आप 11th 12th में करियर काउंसलिंग करते हो ना, तो कई बार जो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट सूटेबल प्रोफेशन होता है वो प्रोफेशन आपको कहीं ना कहीं उसको साइड में करना पड़ता है, क्योंकि आपने अपने 11th के बाद 11th में वो सब्जेक्ट्स ही नहीं लिए जो कि important थे to get the admission for that particular career that you want to achieve and the course that you want to do. So the best age to get into or start your career counseling is 10th, 9th and 10th. ओके. तो हनुमान जी, आपको अपना आंसर मिल गया होगा. अगर आपको करियर काउंसलिंग करनी है तो बेस्ट होगा कि आप 10th से स्टार्ट करें. 10th और 9th में अपनी करियर काउंसलिंग करवा सकते हैं अगर आपको करियर काउंसलिंग की ज़रूरत है तो. मैम, जैसा कि आप एक महिला हैं, तो आपने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप इसका स्टार्टअप किस तरीके से किया? Okay, so actually I started my working journey in 2008. And I worked with NIT Limited for almost 5.5 years. And after my 5.5 years of working, I decided that I want to work for myself. I don't want to work for someone else. So that was the time when I decided to start my own company. So my company, AJ Corporate Services Private Limited, I got it incorporated in 2013. And since then we are just working. So we have changed few verticals. There were many hurdles because in 2013 I was definitely young. So people used to underestimate that how would a young girl, complete the task if we give her a project. How would she do these things? So there were a lot of struggles. And then, yes, being a girl, you have a challenge of traveling, being if you take care of the safeties, you can't travel a lot, you can't go to an unknown place without somebody accompanying you. So there were a lot of struggles to start with, but yes, you overcome every hurdle if you are determined. So here I am. एब्सोल्युटली राइट मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर हम में हिम्मत है तो हम किसी भी परेशानी से उभर सकते हैं और आगे आ सकते हैं. तो मैम, अगर जैसे कि किसी भी बच्चे को या किसी पेरेंट्स को अपने बच्चे का करियर काउंसलिंग करवाना है या किसी भी चीज में दिक्कत आती है, तो आपसे वो किस तरीके से कांटेक्ट कर सकता है? ओके, एक तो मेरा फेसबुक पेज है अलीशा धंजल के नाम से. सो आप मेरे नाम के स्पेलिंग स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, और आप अलीशा धंजल लिखेंगे तो मेरा फेसबुक पेज आ जाएगा. वहाँ पे मैसेज में जाकर आप अपनी क्वेरी वहाँ पे दे सकते हैं और आपको उसका आंसर विद इन 24 आवर्स विल गेट बैक टू यू. एंड अगर आप कॉल करना चाहते हैं, सो इसी पोस्ट के लास्ट में, व्हेन आई थिंक द क्वेश्चन दैट यू आर गेटिंग इज फ्रॉम फेसबुक लाइव, aren't you? Okay, so what I'll do, I'll write down my number in the comment section, so students can call and book a appointment time for the counseling, and then I'll talk to them personally and understand what exactly they want to know. They can share their problems and we can definitely guide them. तो मैम, आज का हमारा प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था और बहुत ही इंफॉर्मेटिव था. बच्चों को आपसे काफी कुछ सीखने को मिला और जिन बच्चों की परेशानियां थी उनको भी आपने काफी अच्छी तरीके से सॉल्व करा. थैंक यू सो मच. You're welcome. It was really nice to talk to you and share the information with the students, because एक्चुअली बच्चे ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं. और ये वाली आप मानेंगे नहीं पूजा, I was talking to a teacher recently of a very renowned school, and she said कि जो बच्चे 7th 8th 9th में टॉपर्स होते हैं ना, वो 11th 12th में जाके ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं क्या हो जाता है.
पेरेंट्स को लगता है कि ना 11th-12th में आके ये बड़े हो गए हैं और इनको मस्ती करने को मिल रही है, तो शायद इसलिए ये नहीं पढ़ रहे हैं। वहीं कुछ बच्चे जो 7th 8th 9th में सो होते हैं, वो ऑल ऑफ अ सडन 11th 12th में टॉपर से हो जाते हैं। सो एक्चुअली पता है प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि उनके इंटरेस्ट का टॉपिक उनको नहीं मिलता, सब्जेक्ट नहीं मिलता उनको। जब उनको वो सब्जेक्ट नहीं मिलता तो वो उसमें ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, और वो बच्चे जिनको अपनी चॉइस का वो टॉपिक मिल जाता है, उनका इंटरेस्ट का टॉपिक मिल जाता है, सो दे स्कोर हाई। सो करियर काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस टेस्ट के बाद जो हम साइकोमेट्रिक टेस्ट करते हैं, इस टेस्ट के बाद ना आपको अपनी पर्सनालिटी पता चलती है। अब व्हेन आई से पर्सनालिटी, तो आपको पता चलता है कि आप इंट्रोवर्ट हो या आप एक्सट्रोवर्ट हो, आप ज्यादा थिंकिंग करने वाले हो या आप ज्यादा क्रिएटिव हो। तो जब आपको अपनी पर्सनालिटी पता चलती है, उसका आपका लर्निंग स्टाइल क्या है, आपको वीडियोस से ज्यादा जल्दी समझ आता है या आपको बुक से पढ़ के ज्यादा अच्छे से समझ आता है, आपकी न्यूमेरिकल स्किल्स ज्यादा अच्छी हैं या आपकी रीडिंग स्किल्स ज्यादा अच्छी हैं। तो जब आपकी पर्सनालिटी का पूरा एनालिसिस होता है, उसके बाद आपके सामने 20-30 करियर ऑप्शंस हैं। उन 20-30 करियर ऑप्शंस का पर्सनालिटी आपकी पर्सनालिटी से मैच होता है, और उसमें से जो मैक्सिमम मैचिंग पर्सनालिटी जो करियर की रिक्वायरमेंट है और जो आपकी पर्सनालिटी है, जब वो दोनों मैप होती हैं, तो डेफिनेटली यू गेट इनटू द करियर व्हिच इज मेंट फॉर यू। सो देयर इज नो वे ऑफ मिसमैच, और देयर इज नो वे आप उस चीज को लूज कर जाओ। बिगेस्ट एग्जाम्पल इज MS धोनी। हमने वो मूवी तो सबने ही देखी है, राइट? तो उसमें भी यही होता है ना कि वो उसका पैशन क्रिकेट होता है, लेकिन उसने एग्जाम दिया, और वो अगर वो क्रिकेट अपने पैशन को नहीं उसको वो नहीं छोड़ देता, तो आज शायद वो कहीं पीटी होता, है ना? राइट। अब उसके, लेकिन अगर उसके पेरेंट्स ने पहले दिन से ही समझा होता है इस चीज को, और उसने खुद भी समझा होता है कि मेरा सिर्फ यही है, तो शायद वो टीके के लिए ट्राई भी ना करता। So this is what we need to do, and this is the biggest thing that I want to request to all the parents. Don't force your students. Don't force them because of the influences that you get from your surroundings. Don't tell them that this is what you need to do. Ask them, find out what they are meant for. If you really want them to be successful, if you want them to be happy, more than successful, if you want them to be happy, so you really need to find out what they are meant for, what is their skill, what is that they are good at. And once you find out, then definitely there is no way of losing anything. Then you are definitely going to gain the success. No one can stop. जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए किसी भी चीज के लिए। खोजना चाहिए कि बच्चे किस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, उनका मन किस चीज में है। तो ये बहुत अच्छी सीख मिली है हमारे ऑडियंस को भी और हमें भी। तो जैसा कि आपने देखा कि आज हमारे साथ मौजूद थी अलीशा धंजल जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि करियर काउंसलिंग क्या है और किस तरीके से हम बच्चों की करियर काउंसलिंग कर सकते हैं और बच्चों को अब्रॉड भेज सकते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तब तक के लिए देखते रहिए पहचान फरीदाबाद।